गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आप चैप्टर रीड कर रहे थे। आपका चैप्टर है ये फर्स्ट बुक का आपका। तो दो ध्रुवीयता का अंत यहाँ पर हम पढ़ रहे थे। शॉक थेरेपी के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे ये मैंने आपको कल करवाया था। शॉक थेरेपी के जो भी परिणाम आए थे, ठीक है। आज हम यहाँ पर करेंगे संघर्ष और जो तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी उसके बारे में। देखिए, पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले अक्षेत्र थे। अनेक गणराज्यों ने गृह युद्ध और बगावत को झेला था। देखिए, सोवियत संघ के जो अधिकतर गणराज्य थे, मैं उनकी बात करूं तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इसके जो अधिकांश गणराज्य थे उन्होंने संघर्ष की आशंका वाले ही वो अक्षेत्र थे। या हम ये कह सकते हैं कि जो ये अक्षेत्र थे, जो ये गणराज्य थे, इन्होंने गृह युद्ध, जो शीत युद्ध हुआ था और जो बगावत थी उसको झेला था। इसके साथ साथ इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल भी बढ़ी है। इससे स्थिति और भी जटिल हुई है। रूस के दो गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। देखिए, हिंसक, ठीक है, जिसमें काफ़ी हिंसा हुई है, ऐसे आंदोलन वहाँ पर चले। और जो ये दो गणराज्य हैं वो एक चेचन्या और दूसरा कौन सा है, यहाँ पर दागिस्तान है। मॉस्को ने चेचन विद्रोहियों से निपटने के जो तरीके अपनाए और जिस गैर जिम्मेदार तरीके से सैन्य बमबारी की, उसमें मानव अधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ, लेकिन इससे आज़ादी की आवाज़ दबाई ना जा सकी। देखिए, यहाँ पर जो चेचन्या में विद्रोह हुआ था, ठीक है, तो मॉस्को जो रशिया की है एट प्रेजेंट कैपिटल है, तो उन्होंने चेचन विद्रोहियों से निपटने के जो तरीके अपनाए थे वह काफ़ी गलत थे। गैर जिम्मेदार तरीके से उन पे सैन्य बमबारी की गई थी और इस तरीके से हम यहाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मानव अधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ था, लेकिन इसके बावजूद जो आज़ादी की आवाज़ थी उसे दबाया नहीं जा सकता था। मध्य एशिया की यदि मैं बात करती हूँ तो तजाकिस्तान 10 वर्षों यानी 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। देखिए, यूएसएसआर का जो विघटन था, ठीक है, और यूएसएसआर का विघटन कब हो गया था, 1990 में हो गया था। और लगभग 10 वर्षों तक जो मध्य एशिया का तजाकिस्तान था वह गृह युद्ध की चपेट में रहा था। इस पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष रहे। अजरबैजान का एक प्रांत नगरेनो खराकाब है। यहाँ के कुछ स्थानीय अर्मीनियाई अलग होकर अर्मीनिया से मिलना चाहते थे। देखिए, अजरबैजान एक प्रांत है और यहाँ का एक प्रांत नगरेनो है, नगरोनो कराबाख है। यहाँ के जो कुछ स्थानीय लोग थे, जो लोकल पर्सन थे, जो अर्मीनियाई थे, अलग होकर अर्मीनिया में मिलना चाहते थे। जॉर्जिया में दो प्रांत स्वतंत्रता चाहते थे और गृह युद्ध लड़ रहे थे। यूक्रेन, किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में मौजूद शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे थे। कई देश और प्रांत नदी जल के सवाल पर आपस में भिड़े हुए हैं। इन सारी बातों की वजह से अस्थिरता का माहौल है और आम नागरिक का जीवन जो है वह दूभर हो गया है। मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक संसाधनों का विशाल भंडार है। यदि मैं मध्य एशियाई गणराज्यों की बात करूं तो वहां पर हाइड्रोकार्बनिक पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है और इससे इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ है। लेकिन इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन चुका है। देखिए, यहाँ पर मैंने मध्य एशिया के जो गणराज्य हैं वहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर पेट्रोलियम के जो संसाधन हैं उनके विशाल भंडार मौजूद हैं, लेकिन इससे क्या स्थिति उत्पन्न हुई है, इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ है, लेकिन इस कारण से यह क्षेत्र जो है वह बाहरी जो ताकतें हैं और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गया है। ठीक है, मतलब एक झगड़े का कारण बन गया है। यह क्षेत्र रूस, चाइना, अफगानिस्तान से सटा हुआ है तथा पश्चिमी एशिया से नज़दीक है। देखिए, जो ये मैंने क्षेत्रों की बात की है मध्य एशियाई, जहाँ पर पेट्रोलियम के संसाधन काफ़ी भारी मात्रा में पाए जाते हैं, यह ऐसा क्षेत्र है जो रशिया से, जो चाइना से और अफगानिस्तान से, तीनों से सटा हुआ है। और 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था। उसने किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी राज्यों को भुगतान किया और अफगानिस्तान तथा इराक में युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों से अपने विमान को उड़ाने की अनुमति ली थी। देखिए,
जो 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में घटना हुई थी, तो उसके बाद वो यहाँ पर अपने सैनिक ठिकाने बनाना चाहता था, इसलिए उसने यहाँ के जो सभी राज्य थे उसने सभी राज्यों को यहाँ पर किराए के ठिकाने के लिए भुगतान भी किया था। और अफ़गानिस्तान और इराक जो 2 कंट्रीज़ हैं में युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों से अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति ली थी। रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता है और उसका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। देखिए जो 2 राज्यों के 2 यहाँ की मैं बात कर रही हूँ, अफ़गानिस्तान और इराक, जिन्होंने अमेरिका की हेल्प की थी, किस चीज़ के रिगार्डिंग उन्होंने हेल्प की थी, अमेरिका को विमान उड़ाने की उन्होंने अनुमति दी थी, लेकिन रशिया ऐसा मानता है कि वो उसके निकटवर्ती विदेश हैं, ठीक है, इसलिए उन्हें रशिया के प्रभाव में रहना चाहिए। खनिज तेल जैसे संसाधन की मौजूदगी के कारण चीन के हित भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया है। इस पूर्व यूरोप में चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक 2 भागों में बट गया। चेक तथा स्लोवाकिया नाम के 2 देश बने। यदि पूर्वी यूरोप की बात करूं, जो चेकोस्लोवाकिया एक कंट्री थी, वह शांतिपूर्वक 2 भागों में बट गया। एक गणराज्य का नाम चेक हुआ और दूसरे का नाम यहाँ पर स्लोवाकिया हुआ। लेकिन सबसे गहन संघर्ष बाल्कन क्षेत्र की गणराज्य युगोस्लाविया में हुआ और सन 1991 के बाद युगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया और इसमें शामिल बोस्निया हर्जेगोविना और स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित किया। यहाँ नाटो का हस्तक्षेप करना पड़ा और युगोस्लाविया पर बमबारी हुई और जातीय संघर्ष ने गृह युद्ध का रूप ले लिया। ठीक है, क्लियर हो गया इतना आपको। उसके बाद देखिए पूर्व साम्यवादी देश और भारत। यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे बेटा, यहाँ हम जो भारत की दिशा है उसके बारे में देखेंगे। भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए, लेकिन भारत के संबंध रशिया के साथ सबसे ज़्यादा गहरे हैं। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू जो है वह भारत का रूस के साथ संबंध है। देखिए भारत ने साम्यवादी जितने भी देश थे सभी के साथ अपने अच्छे संबंध स्थापित किए हैं, लेकिन यदि यहाँ हम भारत की विदेश नीति की बात करें तो उसमें जो सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव है वो रशिया का ही है, या ये कह सकते हैं कि हमारे रशिया के साथ काफ़ी अच्छे संबंध हैं। भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास है। भारत रशिया के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों के नायकों में राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रशिया, रूस और पूर्व सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों में घर घर जाने जाते हैं। आप इस क्षेत्र में हिंदी फिल्मी गीत बजते सुन सकते हैं और भारत यहाँ के जनमानस का एक अंग है। ठीक है, रूस और भारत दोनों का जो सपना है वह ध्रुवीय विश्व का है। ध्रुवीय विश्व से इन दोनों का आशय है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद हों, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेवारी हो, यानी किसी देश पर हमला हो तो सभी देश अपने लिए खतरा माने और साथ मिलकर इसकी कार्रवाई करें। देखिए जो रशिया और जो भारत है दोनों का ही एक ही सपना है। क्या सपना है? बहुध्रुवीय विश्व का एक उनका अपना सपना है। ठीक है, मतलब एक ही कंट्री डोमिनेंट ना हो, सभी मिलकर पूरे विश्व का निर्माण करें। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि सामूहिक रूप से वो सुरक्षा की जिम्मेदारी लें, अक्षेत्रीयताओं को ज़्यादा जगह मिले, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो। जो भी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हो, समस्याएं हों, उनका समाधान जो है वह बातचीत के द्वारा होना चाहिए। हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो और संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थाओं द्वारा फैसले किए जाएं। देखिए हर देश की यहाँ पर स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए और संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थाओं द्वारा फैसले किए जाएं। इन संस्थाओं को मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। 2001 के बाद भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए भारत और रशिया के बीच में बात करूं तो टोटल कितने बायलैटरल इनकी डॉक्यूमेंट्री सिग्नेचर हो चुके हैं? 80 हो चुके हैं। और भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिमी एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मसलों में फ़ायदे हुए हैं। रूस को इस संबंध से सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। देखिए
भारत रूस के लिए, ठीक है, हथियारों का सबसे बड़ा दूसरा खरीदार है। भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक साजो सामान कर रूस से प्राप्त होता है। चूँकि भारत तेल के आयातक देशों में से एक है, इसलिए भी भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ पर तेल का क्या किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, दूसरे कंट्रीज से आता है, इसलिए रसिया के लिए इंडिया इम्पोर्टेंट है और उसने तेल के संकट की घड़ी में हमेशा भारत की मदद की है। भारत रूस से अपनी ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कोशिश कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी चल रही है। इन गणराज्यों के साथ सहयोग के अंतर्गत तेल वाले इलाकों में साझेदारी और निवेश करना भी शामिल है। रूस भारत की परमाणु योजना के लिए भी महत्वपूर्ण है। रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी ज़रूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की थी। देखिए, रशिया ने जो है वह भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी जब हमें ज़रूरत थी तो उन्होंने हमें क्रायोजेनिक रॉकेट मतलब प्रदान किए थे। और भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में भी साझेदार हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना? ठीक है, नाउ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 ओपन करें। द एंड ऑफ बायपोलरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत यहाँ पर हम कर रहे थे। तो देखिए, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी हम कर चुके हैं। इंडिया एंड अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा टेंशंस एंड कन्फ्लिक्ट्स जो भी थे। मोस्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक आर प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट एंड मैनी हैव हैड सिविल वार्स एंड इंसर्जेंस। जो कि ये क्या कहता है यहाँ पर कि जो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक जो सोवियत के अंदर गणराज्य थे, आर प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट, उनमें झगड़े जो थे वह बढ़ रहे थे। एंड मैनी हैव हैड सिविल वार्स, और उनमें जो ज़्यादातर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रखी थी। कॉम्प्लिकेटिंग द पिक्चर इन इज ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ द आउटसाइड पावर्स। और इसमें जो सबसे ज़्यादा बुरी सिचुएशन थी वो क्या थी कि इनके साथ साथ इन देशों से बाहरी ताकतों की भी जो दखल थी वह बढ़ रही थी। ठीक है, फिर कहता है इन रशिया टू रिपब्लिक थी। रशिया के अंदर 2 गणराज्य थे, एक चेचन्या था और दूसरा दागिस्तान था। हैव हैड वायलेंट सेशंस मूवमेंट, यहाँ पर काफ़ी आंदोलन हो रहे थे। और मास्को मेथड डीलिंग विद द चेचन रिबेल एंड indiscriminate military bombings have led to many human rights violations but fail to deter the aspirations of independence। जो मास्को ने तरीका अपनाया था चेचन्या में जो विद्रोह हो रहा था उसको दबाने के लिए, वह बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ था। और फिर जो इन्होंने वहाँ पे बॉम्बिंग वगैरह की थी उसके बावजूद भी वो फेल थी। किस चीज़ के लिए फेल थी? जो वहाँ के लोगों की एस्पिरेशंस थी, आकांक्षाएं थी स्वतंत्रता को लेकर। इन सेंट्रल एशिया, यदि सेंट्रल एशिया की बात करूँ तो तजाकिस्तान विटनेस्ड ए सिविल वार। तजाकिस्तान में एक गृह युद्ध हुआ दैट वेंट फॉर 10 ईयर टिल 2001, जो लगभग 10 सालों तक 2001 तक चला। द रीजन एज ए होल हैज़ मैनी सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट्स, और यहाँ पर अक्षेत्रों से संबंधित भी इस रीजन में काफ़ी झगड़े हुए। द अजरबैजान प्रोविंसेस ऑफ, जो अजरबैजान की जो प्रोविंसेस थी ऑफ नोग्रोनो खरखाब, सम लोकल्स जो अर्मेनियंस इसमें सम्मिलित थी, वेंट टू सिसिड, वो यहाँ से जाना चाहते थे और अर्मेनिया को ज्वाइन करना चाहते थे। इन जॉर्जिया, यदि जॉर्जिया की बात करूँ, द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की जो वहाँ पर डिमांड थी, मांग थी, हैज़ कम फ्रॉम 2 प्रोविंसेस, जो 2 प्रोविंसेस से आ रही थी, रिजल्टिंग इन ए सिविल वार, वो सिविल वार गृह युद्ध में परिवर्तित हो गई थी। देयर आर मूवमेंट अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रिजाइम इन यूक्रेन, और यहाँ पर कुछ आंदोलन थे जो यहाँ के प्रशासन के खिलाफ थे, यूक्रेन में, किर्गिस्तान में और जॉर्जिया में। कंट्रीज एंड प्रोविंसेस, जो कंट्रीज थी और जो प्रोविंसेस थी, आर फाइटिंग ओवर रिवर वाटर्स, और वो पानी, नदियों के पानी से संबंधित भी आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे थे। ऑल दिस लेड टू द इंस्टेबिलिटी एंड मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन। इन सभी की वजह से जो ये अस्थायी घटनाएं हो रही थी, उन्होंने आम आदमी की लाइफ को डिफ़िकल्ट बना दिया था। द सेंट्रल
एशियन रिपब्लिकन एरिया विद द वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज। जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थी उनका जो एरिया था वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज, वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में क्या थे, हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज थे। हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पर पेट्रोल वगैरह ऑयल से है। विच हैव ब्रोट द बेनिफिट, विच हैव ब्रोट दैम इकोनॉमिक बेनिफिट, जो उनको आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे थे। सेंट्रल एशिया हैज़ ऑल्सो बिकम ए जोन ऑफ कंपटीशन, और सेंट्रल एशिया जो है वो यहाँ पर एक कंपटीशन का जोन बना बिटवीन आउटसाइड पावर्स एंड ऑयल कंपनीज। किसके बीच में कंपटीशन का जोन बना था, जो आउटसाइड जो पावर्स थी, कंपनीज थी, जो ऑयल कंपनीज थी, उनके बीच में। द रीजन इज़ नेक्स्ट टू रशिया, और ऐसा क्षेत्र जो ये रीजन है, जो ये क्षेत्र था जहाँ पर पेट्रोल वगैरह उपलब्ध था, उसकी जो सीमाएं हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज से लग रही थी, रशिया से, चाइना से, पाकिस्तान से एंड अफगानिस्तान से, एंड क्लोज टू द वेस्ट एशिया, और वह पश्चिम एशिया के भी नज़दीक थी। आफ्टर 11 सितंबर 2001, 11 सितंबर 2001 के बाद, द यूएस वांटेड मिलिट्री बेसिस इन द रीजन, वो यहाँ पर मिलिट्री के जो बेस हैं वो इस क्षेत्र में चाहते थे। एंड पेड द गवर्नमेंट ऑफ ऑल सेंट्रल एशियन स्टेट टू हायर बेसिस, और उन्होंने जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स थे उनको पे किया अब यहाँ पर बेसिस को मतलब रेंट पे लेने के लिए, हायर करने के लिए, टू अलाउ एरोप्लेन्स, और उन्होंने परमिशन मांगी कि वो वहाँ के एरोप्लेन्स को अलाउ करें टू फ्लाई ओवर देयर टेरिटरी, अपने क्षेत्र से उड़ाने के लिए, ड्यूरिंग द वार्स, युद्ध की स्थिति में। किससे परमिशन मांगी थी, अफगानिस्तान और इराक से। हाउएवर रशिया जो है प्रिसीव्स दीज स्टेट्स एज इट्स नियर अब्रोड, और रशिया जो है वह यह मानता था कि ये जो क्षेत्र हैं यह रशिया के नज़दीक हैं, एंड बिलीव दैट दे शुड बी अंडर रशियन इन्फ्लुएंस, इसलिए उन्हें रशिया के प्रभाव में होना चाहिए। चाइना हैज़ इंटरेस्ट हेयर, और चाइना का भी यहाँ पर इंटरेस्ट था हेयर बिकॉज ऑफ ऑयल रिसोर्सेज के कारण। एंड चाइनीज़ हैव बिगन टू सेटल अराउंड द बॉर्डर्स, और चाइनीज़ ने यहाँ बॉर्डर्स के चारों तरफ सेटल होना स्टार्ट किया, एंड कंडक्ट ट्रेड, और व्यापार करना शुरू कर दिया। इन ईस्टर्न यूरोप की यदि मैं बात करूँ, तो जो चेकोस्लोवाकिया था स्प्लिट पीसफुली, शांतिपूर्वक ढंग से दो भागों में विभाजित हो गया, एक चेक एंड दूसरा स्लोवाकिया। फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट कंट्रीज, दो स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में उभर कर सामने आए। बट द मोस्ट सर्वियर कन्फ्लिक्ट टुक प्लेस इन बाल्कान रिपब्लिक ऑफ युगोस्लाविया, और यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट झगड़ा हुआ वह कहाँ हुआ, बल्कान में हुआ, जो कहाँ का रिपब्लिक था, युगोस्लाविया का था। आफ्टर 1991, 1991 के बाद इट ब्रोक अपार्ट विद सेवरल प्रोविंसेस, यह छोटे प्रोविंसेस में टूट गया, लाइक क्रोएटिया, स्लोवेनिया एंड बोस्निया और हर्जेगोविना, डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस। एथनिक सर्ब्स अपोज दिस एंड ए मस्करे ऑफ नॉन सर्ब बोशंस फॉलोड, और यहाँ पर एक जनसंहार भी हुआ, और नाटो था उसने इसमें इंटरवेन किया, और बॉम्बिंग ऑफ यूगोस्लाविया फॉलोड द इंटर एथनिक सिविल वार। अब देखिए इंडिया पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़, इंडिया की यदि हम बात कर लेते हैं और इनका जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन था वो देख लेते हैं। इंडिया हैज़ मेंटेन गुड रिलेशन विद द ओल्ड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़, इंडिया का जो है वह हमेशा से एक अच्छा संबंध रहा है जितनी भी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थी उनके साथ, बट स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन, लेकिन इसका एक अच्छा गहरा संबंध रहा है, आर स्टिल दोज बिटवीन रशिया एंड इंडिया, जो अब भी रशिया और इंडिया के बीच में मौजूद है। इंडियाज़ रिलेशन विद रशिया आर एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, जो रशिया के साथ रिलेशनशिप है। इंडियो रशियन रिलेशंस आर एम्बेडेड इन ए हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट, इंडिया और जो रशिया के बीच में जो रिलेशन है वो एम्बेड करता है हिस्ट्री में, किस चीज़ के लिए, एक ट्रस्ट और कॉमन इंटरेस्ट के लिए, एंड आर मैच्ड बाय द popular perceptions. Indians heroes from Rajkumar to Amitabh Bachchan are household name in Russia and many post-Soviet countries. यदि मैं इंडियन हीरोज़ की बात करूँ तो राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक की यदि मैं बात कर दूँ तो वहाँ के जो घरों में ये काफ़ी जाने जाते हैं, रशिया में भी और जो पोस्ट सोवियत कंट्रीज़ हैं उनमें भी। वन कैन हियर हिंदी फिल्म सॉन्ग्स ऑल ओवर द रीजन, एक आदमी यहाँ पर जाकर हिंदी फिल्मों के सॉन्ग इस क्षेत्र में सुन सकता है। एंड इंडिया इज़ द पार्ट ऑफ पॉपुलर
मेमोरी, और यहाँ की जो यादों में मेमोरी में यदि हम प्रसिद्ध मेमोरी में देखें तो वो भारत एक वहाँ का हिस्सा है। रशिया एंड इंडिया शेयर ए विज़न ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, और रशिया और इंडिया दोनों का ही एक विजन जो है वह है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। व्हाट दे मीन बाय मल्टीपोलर वर्ल्ड, और यहाँ पर मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या है। देखिए, ऑर्डर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर इन द इंटरनेशनल सिस्टम। सभी जो मतलब बहुत सारे पावर्स का मतलब एक जगह पर इकट्ठा होना अंतर्राष्ट्रीय रूप से यहाँ पर मल्टीपोलर सिस्टम कहलाता है। एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी, और सामूहिक रूप से जो सिक्योरिटी होगी, सुरक्षा होगी, उसके लिए वह जिम्मेवार हो। इन विच किस तरीके से एन अटैक ऑन एनी कंट्री, एक देश पर जो आक्रमण होता है, इज रिगार्डेड एज ए थ्रेट टू ऑल कंट्रीज, उसे इस तरीके से रिगार्ड करना चाहिए कि वह सभी कंट्रियों के लिए एक थ्रेट है। एंड रिक्वायर ए कलेक्टिव रिस्पॉन्स, और इकट्ठा होकर उसका रिस्पॉन्स करना चाहिए। ग्रेटर रीजनलिज्म, और रीजन के अकॉर्डिंग मतलब ज़्यादा अक्षरता होनी चाहिए। नेगोशिएटेड सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए हर कंट्री की। एंड डिसीजन मेकिंग थ्रू द बॉडीज़ लाइक द UN दैट शुड बी स्ट्रेंथेंड, और जो ऐसी बॉडीज़ हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके द्वारा डिसीजन लिया जाता है, जैसे कि UN के डिसीजन को काफ़ी स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए। डेमोक्रेटाइज एंड एम्पावर्ड, मोर देन द 80 बायलैटरल एग्रीमेंट हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड रशिया एज ए पार्ट ऑफ इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001। यहाँ पर हम देखेंगे कि लगभग इंडिया और रशिया के बीच में 2001 तक लगभग 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। इंडिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम इट्स रिलेशनशिप विद रशिया, इंडिया जो है वह इसको जो रशिया के साथ उसका रिलेशनशिप है उससे उसको फ़ायदा है। रशिया ऑन इश्यूज़ लाइक द कश्मीर, जो हमारे यहाँ पर इश्यूज़ हैं कश्मीर से संबंधित, एनर्जी सप्लाई से संबंधित, शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन international terrorism and access to Central Asia and balancing its relation with China. Russia stands to benefit from this relationship because India is the second largest arm market for Russia, और रशिया को इस चीज़ का यह बेनिफिट है इस रिलेशनशिप से जो इंडिया के साथ है, क्योंकि इंडिया जो है वह उसकी मार्केट में सेकेंड लार्जेस्ट आर्म अवेलेबल मतलब जो उनसे परचेज करता है आर्म्स वगैरह वह इंडिया करता है। एंड द इंडियन मिलिट्री, जो इंडिया की जो मिलिट्री है, गेट मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर, वो अपनी ज़्यादातर हार्डवेयर कहाँ से प्राप्त करती है, रशिया से प्राप्त करती है। सिंस इंडिया इज़ एन ऑयल इम्पोर्टिंग नेशन, हम जो ऑयल है वह दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, और रशिया इज़ इम्पोर्टेंट टू इंडिया, और रशिया जो है वह इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। हैज़ रिपीटली कम टू असिस्टेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इट्स ऑयल क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस के टाइम पे हमें जो असिस्ट करता है, हमारी जो हेल्प करता है वो कौन करता है, रशिया करता है। इंडिया इज़ सीकिंग टू इंक्रीज इट्स एनर्जी इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया, और जो एनर्जी इंपोर्ट्स वो भी हम कहाँ से करते हैं, रशिया से करते हैं। रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, कोऑपरेशन विद दीज रिपब्लिक्स इंक्लूड पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट इन ऑयल फील्ड। रशिया इज़ इम्पोर्टेंट फॉर, रशिया जो है वह इम्पोर्टेंट है किस चीज़ के लिए, इंडिया की जो न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स हैं उनके लिए, और असिस्ट करता है इंडिया की स्पेस इंडस्ट्रीज़ को। इसके लिए एक एग्जाम्पल भी है, क्रायोजेनिक रॉकेट व्हेन इंडिया नीडेड, रशिया ने इंडिया को क्रायोजेनिक रॉकेट अवेलेबल कराए थे जब भारत को इसकी रिक्वायरमेंट थी। रशिया एंड इंडिया हैव कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट।